नमस्कार आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। स्वागत है आपका सारा सच में। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग फिर क्यों शुरू हो गई है? बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की गई? और केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की हर घर तक राशन पहुंचाने वाली मुहिम पर क्यों ब्रेक लगा दिया? आज ऐसे ही 10 मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। हमारे न्यूज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से शुरू हो गई है। नीति आयोग के तरफ से आई सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ी दिखाया गया है। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को इसके बहाने टारगेट किया, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई है। वहीं बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए इसकी जांच तक की मांग कर दी है। बिहार में कम होती कोरोना की रफ्तार के बाद अब सरकारी महकमा मौत के आंकड़ों में खेल करने लगा है। पटना जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में अब तक जिले में कोरोना से 2197 लोगों की मौत की बात कही है। वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग पटना में सिर्फ 1168 लोगों की मौत होने की बात स्वीकार रहा है। दोनों के आंकड़ों में करीब 88% का भारी अंतर है। पटना जिला प्रशासन का कहना है कि शेष 1029 लोगों का डेटा निजी अस्पताल सौदागृह जिला नियंत्रण कक्ष से लिए गए हैं। वहीं सवाल पूछने पर स्वास्थ्य विभाग का रोना है कि उसके पास निजी अस्पतालों और अन्य स्रोतों से जानकारी सही समय पर नहीं आती है। इस कारण अंतर हो गया होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम नगरी में चिन्हित माफियाओं पर कानूनी डंडा फिर से चलना शुरू हो गया है। इस कड़ी में शनिवार को धूमनगंज पुलिस ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई एवं गैंगस्टर पूर्व विधायक खालिद अजीम और मोहम्मद अशरफ की 1 दर्जन संपत्ति कुर्क कर ली। इन भूखंडों की कीमत 10 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी गांव में अलग अलग इलाकों में स्थित इन भूखंडों पर शनिवार को नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम ने कुर्की का बोर्ड लगवा दिया, जिसमें बताया गया है कि ये भूखंड 14 दिसंबर 2020 के जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कुर्क कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही एमबीए पास युवाओं को नौकरी का तोहफा देने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर से केवल इलाज करवाने का ही काम लिया जाए, यानी अब डॉक्टरों को अब केवल मरीजों का इलाज करने दिया जाएगा। वहीं मैनेजमेंट का काम एमबीए पास कुशल युवाओं के हाथों में दिया जाएगा। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलग अलग अस्पतालों या कार्यालयों में जहां भी डॉक्टरों की तैनाती प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्यों में की गई है, उन्हें तत्काल कार्य मुक्त कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता संभालने के 34 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को टीएमसी में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए। इसके तहत उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। इससे पहले महासचिव की जिम्मेदारी दिनेश त्रिवेदी के पास थी, जो चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव में परिवारवाद के आरोपों के बाद ममता का ये दाव अभिषेक की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री बताई जा रही है। अभिषेक फिलहाल डायमंड हार्बर से सांसद है। डायमंड हार्बर वही क्षेत्र है जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कब के संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला है कि टीएमसी की शिकायत पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका से राहत सामग्री चुराई है। कांठी नगर पालिका प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना ने कांठी पुलिस स्टेशन में 1 जून को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई कांठी नगर पालिका के पूर्व म्यूनिसिपल चीफ सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर शुभेंदु और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
नए आईटी नियम पर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी विवाद उस वक्त गहरा गया जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया। हालांकि पहले उपराष्ट्रपति फिर मोहन भागवत और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार के अकाउंट का ब्लू टिक कुछ देर बाद रीस्टोर कर दिया गया। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश जोशी समेत ज्यादातर पदाधिकारियों के अकाउंट अब ब्लू टिक के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस मसले पर ट्विटर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये अकाउंट काफी समय से एक्टिव नहीं थे, इसलिए वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत बिना किसी सूचना के अनवेरीफाई करते हुए इनसे ब्लू बैज हटा दिया गया। दुनिया भर में कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी वैक्सीन पासपोर्ट की वकालत की है। भारत ने G7 समिट से पहले इसे लेकर चिंता जाहिर की है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को G7 प्लस मिनिस्ट्री लेवल के सेशन में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीन पासपोर्ट को अनिवार्य करना सही नहीं है। इस तरह की पहल भेदभावपूर्ण साबित हो सकती है। वजह यह कि विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में अभी भी लोगों के वैक्सीनेशन का प्रतिशत काफी कम है। इस स्थिति में ऐसी कोई भी पहल ऐसे देशों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। ये योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। इसकी सारी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इस योजना की मंजूरी नहीं ली थी, जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के रिश्तों में तल्ख बढ़ गई थी। भारत और चीन के बीच चल रहे आपसी विवाद पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता है, वे दोनों आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम है। पुतिन ने न्यूज एजेंसी से कहा कि भारत और चीन के बीच किसी के दखल की जरूरत नहीं है। रूसी राष्ट्रपति के इस बयान को इशारों में अमेरिका को दी गई सलाह माना जा रहा है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सारा सच।